गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए फिर से मिलते हैं। जो भी आपका कल तक हुआ था उसमें कुछ भी दिक्कत हो, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें और हम कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट हो और कहीं भी कुछ वैसा लगे तो आप सजेशन करें कि हम उससे डेवलप कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ से कल शायद हम लोग वित्त आयोग पर समाप्त किए थे, तब उससे आगे चलते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे टाइप ऑफ टैक्स या कर के प्रकार। कर के प्रकार। टाइप ऑफ टैक्स या कर के प्रकार। कल कर को समझे थे कि यह क्या है, एक अनिवार्य भुगतान है। मतलब अगर उस व्यक्ति या संस्था के ऊपर सरकार लगाया है तो कर लगेगा ही लगेगा या उस व्यक्ति को देना ही पड़ेगा। तो कर मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, दो प्रकार के कर होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है वो होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है वो होता है अप्रत्यक्ष कर। इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जैसा कि कल हमने कहा था आपको कि कर से सवाल कई दफा पूछता है कि कौन सा कर डायरेक्ट है, कौन सा कर इनडायरेक्ट है। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि कर जो है वह समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। कर जो है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो समवर्ती सूची में क्या है कि जो भी है समवर्ती सूची वो लाकर उसमें क्या गया है कि केंद्र और राज्य दोनों ही उस पर नियम बना सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट टैक्स केंद्र का भी होगा और राज्य का भी होगा, इनडायरेक्ट टैक्स केंद्र का भी होगा और राज्य का भी होगा। तो ये दो प्रकार के हैं। पुनः अंग्रेजी में इसको डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको समझते हैं कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। मान लीजिए दो दोस्त, अब दो दोस्त हैं, सॉरी तीन मित्र हैं, ए बी और सी। तीन मित्र हैं ए बी और सी। ये मान लीजिए कि यह जो है बी, यह ए का भी कॉमन फ्रेंड है और सी का भी कॉमन फ्रेंड। किसी कारणवश मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ए और सी में बिखराव आ गई, विखंडन हो गई, मित्रता जो है कुछ समय के लिए समाप्त। अब मित्रता कुछ समय के लिए विखंडित हो गया, समाप्त हो गया। तो बी दोनों का कॉमन फ्रेंड था, तो बी दोनों का कॉमन फ्रेंड था, तो बी का मुलाकात ए से भी होता होगा और बी का मुलाकात सी से भी होता होगा। कोई दिक्कत? बी का मुलाकात ए से भी होता होगा और बी का मुलाकात सी से भी होता होगा। कुछ समय बीतता गया, बी अचानक एक दिन ए के पास आता है और ए से कहता है कि सी कुछ तुम्हारे बारे में बोल रहा था। बी अचानक एक दिन ए के पास आता है और कहता है कि सी तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा था। मान लीजिए यह चीज आप ही के साथ हो, किसी के भी साथ हो, तो हम लोग के मुंह से अचानक क्या निकलता है? जब वो बोल रहा था उस समय क्या तुम मौजूद थे या तुम्हारे सामने वो ऐसा कुछ कह रहा था? पहला सवाल हमारे मुंह से यही निकलता है, कोई भी व्यक्ति हो। अब वहां से जवाब आता है हां या ना। थे तो जो भी बात होती है वो, ना थे तो वही चीज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष। इसने पूछा कि क्या तुम वहां मौजूद थे जब उसने इस तरह की बात या वो घटना की बात चर्चा की? तुम मौजूद थे मतलब प्रत्यक्ष थे, तुम मौजूद नहीं थे मतलब अप्रत्यक्ष थे कि नहीं हमारे सामने नहीं बोला, हमको भी किसी ने बताया था। तो यहां से ये बात क्या निकल कर आया कि प्रत्यक्ष का मतलब वहां होना और अप्रत्यक्ष का मतलब किसी के द्वारा करवाया जाना या किसी के द्वारा बोलना।
तो प्रत्यक्ष कर उस कर को कहा जाता है जो जिसके ऊपर लगाया जाए और उसका भुगतान उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। पुनः समझिएगा, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, उस कर को, उस टैक्स को कहते हैं जो जिसके ऊपर लगाया जाए और उसका भुगतान वही व्यक्ति या उसी के द्वारा करवाया जाए, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब कहिएगा क्या हो सकता है? पहला हो सकता है इनकम टैक्स या आयकर। इनकम टैक्स या आयकर। अब देखिए, इनकम टैक्स या आयकर जो है, अगर इनकम टैक्स मान लीजिए आपके ऊपर लगा, आपके गार्जियन के ऊपर लगा, या किसी संस्था के ऊपर लगा, किसी व्यक्ति के ऊपर लगा, तो उसका भुगतान दूसरा व्यक्ति करता है? बिल्कुल नहीं, दूसरा व्यक्ति उसका भुगतान नहीं करता। उसका भुगतान वही व्यक्ति, वही संस्था जो है वो करता है, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। तो आयकर क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और भी कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं उसकी चर्चा हम आगे आपको नोट करवा देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब पुनः कहते हैं वह कर जो जिसके ऊपर लगाया जाए और उसका भुगतान उस व्यक्ति के द्वारा न करके किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जाए, तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कल हमने चर्चा लिया था एक कर, सेवा कर। अब सेवा कर के बारे में कल हमने समझाया था कि क्या है, कि सेवा के बदले, अब सेवा क्या है? हम आपको सेवा दे रहे हैं। अगर हम आपसे किसी प्रकार का पैसा लेंगे तो उस पर जो टैक्स उस समय देते थे उसको सेवा कर कहते हैं। डॉक्टर सेवा देता है, वकील सेवा देता है। सबसे आसान तरीका से समझने के लिए कि लगभग सभी लोग रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, तो वहां जो रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट होते हैं, कहीं नॉमिनेटेड रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो देखिएगा, आज अगर आप जाइएगा तो वहां पर जीएसटी, उसका बिल अगर पेमेंट करता होगा, या सिनेमा हॉल वगैरह जाइएगा तो वहां पर जो बिल पेमेंट होता है उस पर देखिएगा नीचे जीएसटी लिखा होगा। जीएसटी से पूर्व अगर किसी के पास बचा पड़ा होगा, लोग के पास बचा पड़ा रहता नहीं है, बचा पड़ा होगा, तो वहां देखिएगा कि जो भी आपने वहां से मंगवाया होगा, मान लीजिए आपने खाने में जो भी आइटम मंगवाया हो, वेज हो, नॉन वेज हो, कुछ भी मंगवाया होगा, तो वो बिल और उसके साथ वहां पर उस समय 15% आपको सेवा कर लिया होगा, क्योंकि होटल वाले क्या करते हैं? सेवा प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही। तो जब सेवा प्रोवाइड करते हैं तो मान लीजिए, एक समझने का प्रयास करिएगा लोग, कुछ जुड़ी बातें हैं कि आप कोई भी वस्तु, मान लीजिए एक प्लेट पनीर आपने ऑर्डर किया। अब एक प्लेट पनीर आपने ऑर्डर किया, मान लीजिए उसका कॉस्ट अगर 200 रुपया है। अब उसका कॉस्ट 200 रुपया अगर है, तो इस 200 रुपया में उस व्यक्ति का, जिसने भी उस होटल को चलाया है या चला रहा है, सारा चीज शामिल होगा। सारा चीज मतलब इसमें वो व्यक्ति अगर 2 घंटा 4 घंटा बैठकर अपना समय देता होगा तो उसका मजदूरी शामिल होगा, वो व्यक्ति का जो प्रॉफिट होगा वो शामिल होगा, किराया होगा वो शामिल होगा, सब्जी वगैरह बनाने में जो पैसा लगा है वो शामिल होगा, वेटर वगैरह का जो तनख्वाह होगा, वो सारा चीज इस पर समाहित होगा। अर्थात उसका दाम कितना हो गया? 200 रुपया। इस 200 रुपया वो आपको क्या दिया? सेवा दिया, अपने माध्यम से या अपने यहां कर्मचारी जो भी उनके हैं उसके माध्यम, जिसको आप वेटर कहते हैं। और इस पर वह कितना टैक्स लगाएगा सरकार की तरफ से? 15%। अर्थात 15% टैक्स बराबर, अब इस 200 पर सरकार ने कहा कितना टैक्स लेना है, तो 15%। तब 15% कितना हो जाएगा? 30 रुपया। तो आपने जो 230 रुपया का भुगतान किया, यह 30 रुपया या यह 15% कर जो है वो लगा किसके ऊपर? इस खाना के ऊपर, या होटल मालिक के ऊपर, या रेस्टोरेंट वाले के ऊपर लगा, उसके ऊपर। भुगतान किसने किया? ग्राहक किया, या हम और आप करते हैं।
तो इस तरह के जो कर हैं जो जिसके ऊपर लगाया गया, अब भुगतान कोई और व्यक्ति करता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब देखिए वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, ये तो भुगतान करते ही करते हैं, ऐसे भुगतान कर देते हैं और ऊपर से वेटर साहब को 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 रुपया दे देते हैं। इतना अधिक पैसा है हमारे आपके पास, आपके पास है, हम लोग तो नहीं करते हैं। तो यह चीज नहीं होना चाहिए। जो उचित मेहनत करे, रिक्शा वाला, ठेला वाला, जिसके पास उचित मेहनत आना है उसको आप कहते हैं कि 10 रुपया कम लो, और जिसको पहले से फिक्स है उसको आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। तो समझ गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सरकार का, केंद्र सरकार का अलग और राज्य सरकार का अलग होता है। तो चलिए लिखिए, टाइप ऑफ टैक्स या कर के प्रकार। कर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का अंग्रेजी हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर का अंग्रेजी हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर लिखिएगा। डायरेक्ट टैक्स वह कर जो जिसके ऊपर लगाया जाए, जो जिसके ऊपर लगाया जाए या जिस व्यक्ति या संस्था के ऊपर लगाया जाए, जिस व्यक्ति या संस्था के ऊपर लगाया जाए उसका भुगतान उसी व्यक्ति या संस्था, उसका भुगतान उसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जाए, उसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जाए तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष कर 2 प्रकार का, एक सेंट्रल या केंद्र सरकार का। प्रत्यक्ष कर 2 प्रकार का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अप्रत्यक्ष कर भी इसी के समान होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हमने जब कल इंट्रो वगैरह दिया था पिछले क्लास में, तो वहां पर हमने कहा था ना कि यहां से सवाल पूछता है कि कौन सा कर राज्य सरकार का है या कौन सा कर केंद्र सरकार का है। इस बारे में जानकारी पूछता है, अक्सर पूछा जाता है, तो उसी को यहां पर दर्शा रहे। तो अब लिखिए, प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का या केंद्र सरकार का। सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार का, डैश देकर, वह कर जो केंद्र सरकार लगाता है, जो केंद्र सरकार लगाता है और केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है, और केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। तो क्या सब है? आयकर, आयकर,
इनकम टैक्स, आयकर, इनकम टैक्स, निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। इसके बाद है संपत्ति कर, वेल्थ, संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स, मृत्यु, मृत्यु कर, डेथ, मृत्यु कर। उसके बाद ब्याज कर, इंटरेस्ट। यह आपका केंद्र सरकार का कर है। अब इस कर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसको इनकम टैक्स कहते हैं, किसको निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, किसको संपत्ति वेल्थ टैक्स कहते हैं, मृत्यु कर और ब्याज कर। फिर आते हैं आगे। आयकर नाम से ही पता चलता है। आयकर, आय मतलब इनकम, कर मतलब टैक्स, इनकम टैक्स। जैसे मान लीजिए हमारे देश में ही जो है वर्तमान में हमारी सरकार, जो भी सरकार हो, हमें जो भी सुविधाएं प्रदान करती है वह सुविधा हमारे आप से या संस्था से लिए गए सहायता से ही प्रदान करती है। समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए अगर एक परिवार में हम लोग देखते हैं कि एक परिवार में कमाने वाला एक और खाने वाला कई, तो वहां पर क्या होती है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसी परिवार में कमाने वाले 2, 3, 4 और खाने वाले उसकी संख्या में कुछ कम, तो क्या होता है, उसका काफी ग्रोथ होता है। वही चीज देश है। देश हमारे आपके समाज का एक परिवार है। हम उस देश को जो भी चीज प्रदान करेंगे उसी आधार पर वह देश हमें प्रदान करेगा। फिर इसको परिवार से जोड़िए। हमारे आपके सहायता से जो पूर्वजों को सहायता मिली या उनको पूर्वजों से जो सहायता मिली वो हमें उतना संपत्ति छोड़ के जाते हैं। वही चीज तो देश है। देश को जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न करता है। फिर भी हम लोग ईमानदारी से कर भुगतान नहीं कर पाते, करते ही नहीं है। तो कर का भुगतान करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। तो इनकम टैक्स क्या है, आयकर क्या है? आय मतलब इनकम, कर मतलब टैक्स। क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति और संस्था को एक निश्चित सीमा रेखा से अधिक अगर आय की प्राप्ति होती है, एक निश्चित सीमा रेखा से अधिक अगर आय की प्राप्ति होती है तो सरकार के द्वारा उस आय पर, तो सरकार के द्वारा उस आय पर जो कर लिया जाता है उसे आयकर कहते हैं। जो कर लिया जाता है उसे आयकर कहते हैं। जैसे मान लीजिए समझने के लिए कि वर्तमान में 2.5 लाख रुपया तक कर क्या है, फ्री। वर्तमान में अगर किसी व्यक्ति का देश में 2.5 लाख रुपया पर ईयर का है, यह मंथ की बात नहीं है, पर ईयर अगर किसी का इनकम है तो सरकार कहती है हम आपसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लेंगे। अब जैसे ही उस व्यक्ति का या किसी अन्य व्यक्ति का या संस्था का पैसा में वृद्धि होती है, इनकम में वृद्धि होता है, मतलब 2,50,001 रुपया से लेकर 5 लाख रुपया तक जो वृद्धि होती है तो सरकार उस पर कर लगाएगी। जैसे समझने का प्रयास कीजिए कि दूसरा व्यक्ति जिसका इनकम 3 लाख रुपया है, तो 3 लाख रुपया है तो देखिए कैसे निकलेगा आयकर। इस 3 लाख रुपया में सबसे पहले, इस 3 लाख रुपया में सबसे पहले 2.5 लाख रुपया माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख तक का इनकम क्या है, फ्री है। अब बचा जो 50,000 रुपया है, इस 50,000 रुपया पर जो भी प्रतिशत होगा, एक एग्जैक्ट प्रतिशत निकालने के लिए मान लीजिए हम 10% मानते हैं, तो इस 50,000 पर उस व्यक्ति को कितना देना होगा, 10%। तो 10%
तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपया वह इनकम टैक्स के रूप में, आयकर के रूप में भुगतान करेगा। समझ गए? कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं, फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो गया आयकर। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा है निगम कर। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होती है? संस्था, बड़ी बड़ी संस्थाएं, कंपनियां, बड़ी बड़ी संस्था या कंपनी को कॉर्पोरेट सुनते होंगे ना। अगर आप कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट लेते होंगे किसी भी तरह का, तो देखिएगा, अगर ढंग से उसको देखिएगा तो देखिएगा उस पर लिखा होगा कॉर्पोरेट ऑफिस नंबर या कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस। वही कॉर्पोरेट शब्द यहां है, निगम। अर्थात बड़ी बड़ी संस्था के द्वारा उस संस्था के ऊपर जो कर लगा रहता है, उसका जो भुगतान वो करता है, उसे कहते हैं निगम कर। कोई दिक्कत? संपत्ति कर। संपत्ति कर कई प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं शहर वगैरह में घर होता है तो उस घर के लिए जो टैक्स वगैरह का भुगतान करते हैं तो वह संपत्ति कर के अंतर्गत, हस्तांतरित जो होता है उसे संपत्ति कर कहते हैं। अब आते हैं मृत्यु कर। यह बड़ा कठिनाई होता है, बड़ा सोचने वाली बात होती है कि मृत्यु कर क्या है भाई, जब आदमी मर ही गया तो कर क्या? समझिएगा मृत्यु कर क्या है। इसको हस्तांतरित कर भी, टैक्स भी कहते हैं, एक्सचेंज, हस्तांतरित। अब मृत्यु कर, मान लीजिए इसी वित्तीय वर्ष में आप सुने होंगे कुछ समय पहले, कोविड से पहले ही या उसी आसपास में, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, कि बिरला साहब की मृत्यु हो गई। जो भी फाउंडर थे बिरला ग्रुप के, उनकी मृत्यु हो गई। अब फाउंडर की मृत्यु हो गई, अर्थात वो फाउंडर था तो उनके नाम पर कुछ ना कुछ मालिकाना हक होगा, जो भी हो, शेयर का हो, संपत्ति का हो, जो भी हो, कुछ ना कुछ मालिकाना हक उनके पास होगा। अगर कुछ ना कुछ मालिकाना हक होगा तो हमारा वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा वित्तीय वर्ष है, तो वह व्यक्ति जो बिरला साहब थे उनकी पिछले वित्तीय वर्ष, मतलब मृत्यु होगा 20 में, तो पिछला वित्तीय वर्ष क्या हो जाएगा? 2019 से 20, 2019 से 20। क्योंकि मान लीजिए अगर वो फरवरी में मरे हो या मार्च में एक्सपायर किए हो, तो अर्थात वह 10 महीने या 11 महीने, मंथ, उनके पास जो भी संपत्ति हो, चाहे शेयर हो, चाहे उनका संपत्ति हो, कैश हो, कुछ भी हो, उस संपत्ति से उन इनकम हुआ होगा कि नहीं होगा? या 10 या 11 मंथ? बिल्कुल हुआ, नहीं का कोई बात ही नहीं। अब इनकम यह कह सकते हैं कि अधिक हुई हो सीमा रेखा से या कम, यह नहीं बता सकते, पर इनकम जरूर हुई होगी। तो जब उनको इनकम हुआ होगा, तो अगर उनकी मृत्यु हुई तो वह इनकम किसी न किसी व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित होगा। तो वह किसी व्यक्ति या संस्था को अगर हस्तांतरित तो होता है, तो उस पर जो कर या टैक्स, क्योंकि वह इनकम है और इनकम में वृद्धि हुई तो उस पर तो टैक्स देना होगा। तो वह अगर इनकम उससे अधिक है तो उस इनकम पर जो कर लगता है उसे हम मृत्यु कर कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अगला था, वो था आपका ब्याज या इंटरेस्ट कर। ब्याज या इंटरेस्ट कर। तो ब्याज है, तो ब्याज क्या होता है? जब हम कोई पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, शेयर में हम इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में जमा करके करते हैं, एफडी के रूप में करते हैं, किसी भी रूप में अगर हम उसे जमा करते हैं और उस जमा राशि पर यदि एक वित्तीय वर्ष में 10,000 से अधिक, एक वित्तीय वर्ष में
10,000 से अधिक अगर आय इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होता है तो सरकार उस पर कर का भुगतान करवाता है। तो यह था आपका क्या, ब्याज कर। किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं, हमें कमेंट करें, बताएं। अब आते हैं राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर। तो लिखिए, राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर वह कर जो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, लिखिए राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर। राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर, पहला भू राजस्व कर, पहला भू राजस्व कर, भू राजस्व कर, दूसरा व्यवसाय कर, दूसरा व्यवसाय कर, तीसरा रोजगार कर, रोजगार कर, रोजगार कर, अगला कृषि आय पर, कृषि आय पर कर, कृषि आय पर कर। इसके बाद जो है आपका वह है आपका होटल प्राप्ति पर कर, होटल प्राप्ति पर कर। आते हैं, समझते हैं भू राजस्व। देखिए ये पौराणिक चलता आ रहा है तो हमें समझाना है, लेकिन सच्चाई यही है कि एग्रीकल्चर के चीजों पर किसी प्रकार का कर अब नहीं लगता है। एग्रीकल्चर पर जो भी इनकम वगैरह होता है उस पर कर नहीं होता है, भू राजस्व कर। आप देखते होंगे कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो भी पेरेंट्स होंगे, अगर उनका खेत वगैरह होगा तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष वो व्यक्ति जाकर उस खेत का चालान वगैरह, या मकान होगा तो मकान का चालान वगैरह करवाते हैं। तो वही है भू राजस्व कर। व्यवसाय कर, व्यवसाय जो भी लोग व्यवसाय करते हैं तो देखते होइएगा, सुनने में आता होगा कि यह लाइसेंस लेता है, कि किसी व्यापार को करने के लाइसेंस अगर लेते हैं तो वार्षिक आपको कुछ ना कुछ भुगतान होता है, जिससे सरकार और भी सुविधाएं आपको प्रदान करता है। तो वो है व्यवसाय कर। और रोजगार कर कहेगा यह क्या है? अब तो शायद जो भी है सारी सुविधाएं हमें आपको नेट के माध्यम से मिल जाती है। पहले सुनते होइएगा कि रोजगार दफ्तर होता था हर राज्य में, कहीं कहीं हर राज्य के हर जिला में, कहीं कहीं ब्लॉक स्तर पर भी रोजगार दफ्तर हुआ करते थे। उसमें क्या था कि आप दफ्तर में जाकर अगर आपको रोजगार चाहिए तो वहां जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे। रजिस्ट्रेशन में वो सारा डिटेल मांगा जाता था जो होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन, किस तरह का जॉब, क्योंकि उससे संबंधित जो भी कोई पोस्ट राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास आएगा वो आपको इन्फॉर्म करेगा। तो उसी के लिए जो रजिस्ट्रेशन वगैरह चार्ज लिया जाता। कृषि आय अभी बता दिए कि कृषि आय पर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। होटल प्राप्ति सब लोग जानते होंगे कि होटल वगैरह जाते हैं, रूम लेते हैं तो वहां पर जो कर दिया जाता है या उसके लाइसेंस के लिए जो लिया जाता है उसे कहते हैं। यह था आपका डायरेक्ट टैक्स। यहां से आपको केवल यही याद रखना है जो आपका सवाल बनेगा, राज्य सरकार से कम पूछता है, केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, बस आप नाम याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं अप्रत्यक्ष कर पर। अप्रत्यक्ष कर
अप्रत्यक्ष। तो लिखिए, समझा चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। वह कर जो जिसके ऊपर लगाया जाए, जो जिसके ऊपर लगाया जाए और उसका भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जाए तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर, तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यहां भी लिखिएगा, दो प्रकार का होता है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। केंद्र सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स, एक बात याद रखिएगा, वर्तमान में जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स है, चाहे वह केंद्र का है चाहे वह राज्य का है, सभी टैक्स अधिकांशतः जो है वो अब समाहित हो चुका है जीएसटी में। लेकिन फिर भी जब जीएसटी में, तो आप कहेगा कि सर डायरेक्ट जीएसटी पढ़ा दीजिए, लेकिन सर क्वेश्चन जो है वो अक्सर है जीएस का। देखते हुए कोई भी पेपर दें, हर पेपर में पीसीएस दें, एसएससी दें या स्टेट एसएससी दें, दरोगा दें, कहीं भी कोई भी सवाल आप देखते होंगे कि अगर 100 क्वेश्चन है तो लगभग 30 to 40% क्वेश्चन जो है रिपीट आता है। तो रिपीट आता है तो ऑब्वियस है कि जीएसटी से पहले जो क्वेश्चन प्रचलन में था कि कौन सा केंद्र सरकार का इनडायरेक्ट है या राज्य सरकार का इनडायरेक्ट है, तो वो पूछ सकता है, रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसीलिए, लेकिन अगर उसको आधुनिकतम जोर से जोड़ा जाए तो वर्तमान में 9 के हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स पर्टिकुलर रूप में है, सारा इनडायरेक्ट टैक्स लाकर जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। तो लिखिए, केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर, केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर, पहला सीमा शुल्क, बॉर्डर ड्यूटी, या कई प्रकार का हो सकता है, ठीक ना, बता देते हैं, समझा देंगे आगे। सीमा शुल्क, अगला केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर, केंद्रीय उत्पाद कर, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, VAT वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, फुल फॉर्म में वैल्यू एडेड टैक्स, और GST। यह कुछ प्रमुख है, क्या कुछ प्रमुख है। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क जो है वह क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश जब भेजा जाता है तो इस तरह का, या दूसरे देश जिसको आप कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना या आयात निर्यात करना, तो जब ऐसा होता है तो उस पर सुनते होइएगा कि ड्यूटी टैक्स वगैरह लिया जाता है, तो वही है आपका सीमा शुल्क। केंद्रीय उत्पाद कर, अब मान लीजिए कोई भी संस्था फैक्ट्री वगैरह लगा पड़ा है तो वह जो उत्पादन करेगा उस वस्तु पर जो उत्पादन के रूप में जो इनकम होता है तो उससे जो उसके ऊपर टैक्स लगाया उत्पादन के रूप में, कच्चा माल से प्रोडक्ट होने तक के रूप में, तो उसको कहा जाता है, वो कहा जाता है उत्पाद शुल्क। अगला है केंद्रीय बिक्री कर, जब आप उस वस्तु को सेवा के रूप में लाते हैं, मतलब उपभोक्ता तक लाने वगैरह में बेचने के लिए, तो उस पर जो इनकम है उसमें जो अधिक इनकम होगा, जो भी एक सीमा होती है उससे अधिक इनकम होगा, तो उस पर जो टैक्स देना होता है उसे कहते हैं केंद्रीय बिक्री कर।
सेवा कर समझाई है, पीछे कई बार समझा दिए हैं कि सेवा के ऊपर लगने वाला, जैसे हम आपको सेवा प्रदान करते हैं, वकील आपको सेवा प्रदान करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेवा प्रदान करते हैं, होटल आपको सेवा प्रदान करता है, हॉस्पिटल आपको सेवा प्रदान करता है। वैट और जीएसटी यह एक अलग टॉपिक ही है दोस्त, आगे समझा रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, इसका होता है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यह एक टॉपिक है, तो आगे इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। यह था आपका केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर। अब पुनः कहते यह सारा चीज समाप्त हो गया और एक ही बचा है, वो है जीएसटी। अब लिखिए वह है अगला नेक्स्ट, राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर। पहला बिक्री कर, दूसरा पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रेशन, मनोरंजन कर इंटरटेनमेंट, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट। अगला विज्ञापन कर एडवर्टाइजमेंट टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी और लॉटरी। तो आते हैं उसको समझते हैं दोस्त। अब लॉटरी अधिकांश राज्य में समाप्त हो गए हैं, एक या दो ही राज्य है वहां पर होता है, एक पश्चिम बंगाल हमारे नजर में जो हमें याद है, और एक ईस्टर्न में होता है कहीं, तो वह लगभग समाप्त हो गया है। इसको इलीगल के रूप में कई राज्य जो है वह शामिल कर लिए। पहला है बिक्री कर, नाम से ही पता होता है बेचने वगैरह पर जो कर लगाया जाए उसे बिक्री कर कहते हैं। पंजीयन शुल्क, कोई भी संस्था हो, किसी भी तरह का चीज, कुछ भी हो सकता है, सरकार के अधीन अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उस पर जो शुल्क का भुगतान करते हैं वह हो जाता है आपका पंजीयन शुल्क। मनोरंजन, आए दिन देखिएगा जो कुछ वैसा मोटिवेशन मूवी वगैरह आता है तो आप सुनते होंगे कि इस राज्य ने इनका अपने यहाँ मनोरंजन कर को समाप्त किया। या अगर आप जाते होंगे मूवी वगैरह देखने के लिए तो आप देखिएगा कि मूवी का टिकट अगर होगा, कंप्यूटराइज होगा वर्तमान में, तो वहां लिखा होगा, वहां पर यह इस रूप में नहीं लिखा होगा कि एंटरटेनमेंट, पुराने में लिखा होगा, लेकिन वर्तमान में देखिएगा लिखा होगा कि कॉस्ट इतना और उस पर जीएसटी इतना %, जो भी होगा 18% हो, 9% हो, तो देखिएगा वहां पर जीएसटी को भी दो वर्ग में बांट दिया होगा, SGST, CGST, सेंट्रल का और स्टेट का इतना लाया गया। जैसे अपने यहाँ लास्ट जो है हमारे नजर में तो आप देखे होंगे कि मांझी की मूवी जब आई थी, दशरथ मांझी के, तो वहां क्या लिखा था कि बिहार सरकार ने अपने यहाँ जो मांझी मूवी है उसका जो भी मनोरंजन शुल्क था उसे समाप्त कर दिया। यह था मनोरंजन। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन पर विभिन्न शहरों वगैरह में होल्डिंग देखते होंगे, जो बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा होता है, संस्था का लगा होता है, स्कूल का लगा होता है, या आपका किसी कंपनी वगैरह का प्रोडक्ट लगा होता है, तो उसका जो टैक्स बनता है वह देखते होंगे कि आप लेते होइएगा, कोई आदमी करवाता होगा तो देखिएगा कहता है नगर निगम से इसे पारित करना होता है, मंथली इसका इतना चार्ज वगैरह है, तो वो है आपका। अगला है वो है स्टाम्प ड्यूटी या शुल्क। स्टाम्प कल भी बताए थे आपको कि कोर्ट वगैरह में मिलता है कि आप कहते हैं 1000 रुपये का स्टाम्प वगैरह दीजिए। तो यह था आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। यहां से सवाल पूछता है, पुनः दोहरा देते हैं किस तरह का सवाल दे सकता है कि केंद्र सरकार का कौन कौन सा प्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार का कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अब आते हैं तो एक सवाल अक्सर आपके नजर से टैक्स से गुजरता होगा, सवाल गुजरता होगा, वहां लिखा होगा सवाल में कि वर्तमान में केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति किससे होती है। वर्तमान शब्द लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि वर्तमान में केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति किस कर से होती है। अक्सर मिलेगा यह सवाल।
तो दोस्त समझिएगा, यहां पर अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन, कि वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आय की प्राप्ति, तो पहले केंद्र को समझते हैं कि केंद्र सरकार को आय की प्राप्ति कहां से, वर्तमान शब्द क्या होगा। तो देखिएगा, अगर क्वेश्चन काफी पुराना होगा, 2010 के आसपास का होगा, 10 से 12-13 के बीच में, तो वहां पर ऑप्शन में आंसर दिया होगा निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। वहां पर क्या दिया होगा, निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स। 2014 के बाद 15 के आसपास का अगर जवाब होगा, क्वेश्चन वगैरह होगा, तो वहां पर आंसर मिलेगा सर्विस टैक्स या सेवा कर, सर्विस टैक्स या सेवा कर। वर्तमान में होगा तो वह होगा आंसर जीएसटी। अब आते हैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कई लोगों के मन में कि सर तीनों ऑप्शन में होगा, तो सर तीनों ऑप्शन होगा जो लेटेस्ट होगा। पुनः दोहराते हैं, ये और ये ना हो। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान में सबसे अधिक आय की प्राप्ति किस कर से, और ऑप्शन हो इनकम टैक्स, भू राजस्व, इनकम टैक्स, निगम कर, ब्याज कर, तो आंसर क्या जाएगा, निगम कर। फिर लिखा हो कि वर्तमान में केंद्र सरकार की आय की प्राप्ति सबसे अधिक, निगम कर भी हो और सेवा कर भी हो, दोनों ऑप्शन में आता हो, इसके अलावा दो कोई अन्य हो, तो आंसर वहां हमेशा दीजिएगा सेवा कर, न कि निगम कर। तीसरा ऑप्शन में निगम कर भी हो, सेवा कर भी हो और जीएसटी हो, वर्तमान शब्द जोड़ दिया हो, तो क्या जाएगा आंसर, जीएसटी। 2017 के बाद केंद्र सरकार का सबसे अधिक आय की प्राप्ति किससे होता है, जीएसटी से। हमारे हिसाब से शायद आपको कंफ्यूजन न होना चाहिए या नहीं होगा। और राज्य सरकार का कहीं भी देखिएगा तो आंसर होगा आपका बिक्री कर। अब वर्तमान में आ जाएगा तो हो जाएगा SGST, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और बाकी अधिकांश जगह क्या होगा, बिक्री कर। तो एक लाइन लिखिए, क्या लिखिए, नोट करके स्टार करके लिखिए, वर्तमान में केंद्र सरकार के, नोट करके लिखिएगा स्टार करके, वर्तमान केंद्र सरकार का सबसे अधिक आय की प्राप्ति, सबसे अधिक आय की प्राप्ति जीएसटी से होता है, जीएसटी से होता है। ऑब्लिक देकर क्या लिखेंगे, जीएसटी ऑब्लिक सेवा कर ऑब्लिक निगम कर। पुनः दोहराते हैं, जीएसटी वर्तमान शब्द है, तो अभी आंसर क्या जाएगा, जीएसटी। उससे पहले होगा तो सेवा कर और उससे पहले होगा तो निगम कर। लिख लिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, राज्य सरकार को वर्तमान में, राज्य सरकार को वर्तमान में सबसे अधिक आय की प्राप्ति, सबसे अधिक आय की प्राप्ति एसजीएसटी से होता है, एसजीएसटी से होता है, ऑब्लिक बिक्री कर। मतलब यह नहीं होगा ऑप्शन में तो क्या होगा ऑप्शन में, बिक्री कर। यही दो हैं और अक्सर मिलेगा सवाल, आप जाकर ढूंढने, प्रीवियस ईयर बनाएं। दोस्त अगर किसी भी सब्जेक्ट को मजबूत करना है तो मजबूत करने के लिए आपका जैसे ही चैप्टर समाप्त हो, आप प्रीवियस ईयर जिस चीज़ की तैयारी करते हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, विभिन्न क्वेश्चन बैंक मिलता है बाजार में, वहाँ से आप ले आएं
और लाकर जो है वह आप उसको बनाएं उस चैप्टर से, तब आपको लगेगा कि हाँ, हम अगर पढ़ रहे हैं तो क्या हमारा सवाल छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। अगर नहीं छूट रहा है तो वीडियो अच्छा है, चलो कंटिन्यू करना चाहिए। छूट रहा है तो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, चाहे किसी का भी वीडियो हो, नोट्स हो, कुछ भी। 90%, 80 से 90%, 100% की कोई गारंटी नहीं। ऐसे तो कहा जाता है 70% ही जीएस इनफ होती है, और आप देखते होंगे कि जीएस बेस्ड जो भी पेपर होता है उसका 60 to 65% के अंतर्गत रिजल्ट आ जाता है। तो हम 80% की बात करते हैं कि आप 80% तक सवाल बनेगा, और बनाइए। क्योंकि आप देखते होंगे अगर आप मैथ बनाते हैं, रीजनिंग बनाते हैं, तो आप देखिए कि मैथ का आप रेगुलर करने लगते हैं प्रैक्टिस, कितना भी कमजोर बच्चा हो आपका रिदमता अच्छा हो जाता है कुछ समय के बाद। रीजनिंग का वही चीज होता है, अंग्रेजी का वही चीज, तो ठीक उसी प्रकार से जीएस का भी करें। चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए